हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी फिजिक्स पाठशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी छात्र स्वस्थ होंगे और आप सभी छात्रों की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी काफी अच्छे ढंग से चल रही होगी। जैसा कि हम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे थे लास्ट ईयर के, तो जिसमें से 2022 का जो पहला वाला सेट था उसको सॉल्व करवा दिया था। उसके जो भी न्यूमेरिकल्स उसमें पूछे गए थे उनको सॉल्व किया था। आज जो है सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि उसमें किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टाइप के उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। तो आइए प्रैक्टिस सेट 2 जो हमारे पास है उसको लेके चलते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला आ गया है और लिखा है इसमें अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो बेटा इसमें पूछा गया है संयोजकता बैंड यानी कि वैलेंस बैंड होता है बेटा, एक आपका कंडक्शन बैंड होता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो बेटा ऊर्जा गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, वो बेटा लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। लगभग लगभग आपका जो है बेटा वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। यानी कि बैलेंस बैंड यानी कि संयोजकता बैंड, कंडक्शन बैंड यानी कि चालन बैंड, दोनों के बीच में जो गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन। इसको इस तरह से दिखाते हैं कि यहां हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, तो इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है ये वाला, ये बेटा लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आसपास माना जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव था। सेकंड नंबर पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे आपको दिया है हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में कितना अंतर होता है। बेटा इसमें जो आपका कोणीय संवेग में जो अंतर होता है बेटा वो h/2 का होता है। बोहर ने हमारे पास एक परमाणु मॉडल दिया था तो उन्होंने बताया था कि जो अंतराल होता है वो h/2 का अंतराल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, देखते हैं तीसरे वाले में क्या दिया हुआ है। तीसरे वाले में बेटा लिखा है आपका 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कितनी होती है। तो बेटा यहां दिया है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो ऊर्जा दी है बेटा 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको चेंज करेंगे पहले 5000 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये तो बेटा जूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले क्या किया आप लोगों ने जूल में कन्वर्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या हो जाता है आपका, तब ये आपका जूल में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको बोल दिया है कि और क्या कहा गया आपसे, और आपसे पूछा है किसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होगी। तरंगदैर्ध्य का फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/√2m k, ये मतलब एनर्जी। तो हमारे पास h की वैल्यू जो होती है बेटा 6.6 इंटू 10⁻34 होती है। अंडर रूट लगाओगे आप, 2 तो 2 होता है, कोई बात नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू के की वैल्यू आपकी यानी कि ऊर्जा जो दी है वो दी है 5000 गुणा 10 की घात वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करोगे पूरा तो आपका इस तरह से आएगा 783 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप लिख दोगे 0.783 एंगस्ट्रॉम। ये बेटा आपका आंसर हो जाता है थर्ड वाला। थर्ड वाले में सिर्फ यही पूछा गया है कि इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, 7.83 इसका जो है आपका आंसर आ जाता। अगला देखते हैं, अगला दिया है विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास कितना होता है। बेटा रेडियो आवृत्ति का जो परास होता है आपका वो 3 इंटू 10⁻6 से लेके 3 इंटू 10⁻6 से लेके होता है 3 इंटू 10⁻10 तक इसका परास होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 10√2 साइन 200t लगाई जाती है। तो B और I के बीच आपसे कलांतर पूछा है। तो बेटा B और I के बीच में आपसे कलांतर पूछा है, तो कलांतर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, कलांतर फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले जो पता है वो लिख लो। यानी कि इन्होंने कहा एक प्रतिरोध है और एक इन्होंने कहा एक
और यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा हुआ है। इन्होंने कहा है जो प्रतिरोध है R वो आपको 200 ओम दिया है, और जो एक प्रेरकत्व लगा है L उसका वैल्यू 1 हेनरी है, और जो वोल्टेज लगा है वो लगा है 10√2 साइन 200t। यहाँ बेटा कंपेरिजन करेंगे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से, तो यहाँ से बेटा जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो आएगी 200 आ जाएगी। ठीक है, 200 आ गई। हमें निकालना है कलांतर B व I के बीच, B व I के बीच कलांतर। जब B और I के बीच कलांतर निकालते हैं तो लिखोगे बेटा tan फाई, हमारे पास फॉर्मूला होता XL अपॉन R, XL को लिखते हैं ओमेगा L अपॉन R। ओमेगा की वैल्यू बेटा 200 है, L का मान 1 है, R भी 200 है, 200 200 कटे बेटा 1 आया। tan में जो एक वैल्यू होती है बेटा वो आपकी tan 45 की होती है, तो इसीलिए बेटा फाई की वैल्यू जो होगी बेटा 45 डिग्री आ जाएगी। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है बेटा, इसमें कहा गया है जब प्रकाश किरण किस वायु से कांच में जाती है तो क्या होता है, तो इसमें बेटा क्या होता है, तो इसमें जो आपकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका ठीक हो जाता है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में आपका लिखा है, 2 में लिखा है स्थिर वैद्युत की का गॉस का नियम लिखिए। इसमें आपको गॉस लॉ बताना है कि गॉस लॉ आपका जो है बेटा वो क्या होता है। गॉस की प्रमेय बतानी है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस के प्रमेय, गॉस के प्रमेय आप सभी लिख ही लेंगे। गॉस के प्रमेय फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी प्रश्न में उपस्थित जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, वो उस पृष्ठ में जितना आवेश प्रेजेंट होता है वो उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही बेटा आपकी गॉस की थ्योरम होती है। एक नंबर में पूछी गई है तो एक ही लाइन में इसकी परिभाषा लिखनी है, एक ही लाइन में बताना और ये फार्मूला लिख के आपको डी एंड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। लिखा है कम विभवांतर पर धातु चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए हमें क्या बताना है, विभवांतर और धारा के बीच हमें ग्राफ बताना है। हमें क्या करना है, हमें धारा और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो आइए भाई ग्राफ प्लॉट करते हैं धारा और वोल्टेज के बीच में। तो धारा और वोल्टेज के बीच में बेटा हमारे पास क्या होता है, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ओम और वही ओम का लॉ, यानी कि एक तो हमारे पास जो हमारे पास कम वोल्टेज पर आएगा तो वो तो ये रहेगा, और टार्च के लिए आप दिखाओगे बेटा, टार्च के लिए आपका कुछ ऐसा हो जाएगा जी। जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास बेटा होता है, किसके लिए पूछा इन्होंने है, कम विभवांतर पर। जी बेटा कम विभवांतर पर है, कम विभवांतर पर, कम विभवांतर पर। और ये बेटा हमारे पास किसके लिए है, ये हमारे पास टार्च का बल्ब के लिए। ये जो बेटा ग्राफ होता है आपका टार्च ए बल्ब, दो तरह के हमारे पास ग्राफ होते हैं। तो एक हमारे पास तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास हो जाएगा टार्च के बल्ब का, टार्च के बल्ब का। तो इसमें से हमारे पास जैसे ओम के नियम में हम बी और आई के बीच में जिस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सेम टू सेम आप उसी तरह से यहां वही क्या करेंगे, आप एक ग्राफ को आप प्लॉट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला ग्राफ आपका हो जाता है। तो यहां पर कम विभवांतर पर हो गया, तो यहां पर बेटा अगर आपको बी और आई दिखाना हो तो वोल्टेज आपका बेटा यहां हो जाता है और आई आपकी यहां हो जाती है। इसी वोल्टेज आपका यहां हो जाएगा, करंट आपकी यहां हो जाती है। ठीक है, इस क्रम को आगे बढ़ा अगले क्वेश्चन में देखते हैं। लिखा है बी विभवांतर में त्वरित एक आवेशित कण के लिए डी ब्रोगली का हमें तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखना है। हमें एक सूत्र बताना है डी ब्रोगली के लिए। तो बेटा लैम्डा का जो फार्मूला आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लैम्डा का बेटा जो फार्मूला होता है बेटा ये होता है √2m के। ठीक है बेटा, के इक्वल टू हमारे पास होता है Q इंटू वी।
तो लैम्डा का जो फॉर्मूला हो जाएगा h/√2m⁴v। इस तरह से हमारे पास ये चीज आ जाती है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है एक धात्विक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलम धनावेश है, धनात्मक आवेश है। तो हमें क्या बताना है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। बेटा धन वाले पे तो हमेशा कमी ही कमी होती है, तो इसका आंसर एक तो पहले से ही आ गया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो कम है मतलब कि इस पर ऋण है, वो धन है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो मान इसमें कितना दिया आपका है 2.4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है 2.4 गुणा 10 की घात -18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। फॉर्मूला बेटा होता है Q बराबर Ne। तो हमें बेटा क्या फाइंड करना, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू आई Q/E। Q की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, Q की वैल्यू होती है दी है 2.4 गुणा 10 की घात -18। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 3/2 आएंगे, गुणा ऊपर एक जाएगा तो खाली 10 बचेगा, तो 2 पंजे 10, यानी कि 5 तियां 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा इस पर, 15 इलेक्ट्रॉनों की इस पर क्या होगी, कमी होगी। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अपना। लिखा है उत्तल लेंस को उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो बेटा आपको दी है 50 सेंटीमीटर है। दोनों बेटा संपर्क में रख दिए गए हैं। दोनों क्या हुआ है, दोनों को संपर्क में रखा है। जब संपर्क में रखा है, एक उत्तल है और एक अवतल है, तो संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या करना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना है, वस्तु रखी है। तो वस्तु के हमें प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है। तो बेटा आइए हम वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद करते हैं, क्या होती है, आओ देखें। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो क्वेश्चन हटा दे रहे हैं अब हम यहाँ पे से। अरे अभी हमने नहीं पढ़ा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो उत्तल लेंस है, तो इसकी जो फोकस दूरी मान ली f1 है, वो बेटा 10 सेंटीमीटर है। अवतल भी है एक, अवतल लेंस की फोकस दूरी मान ली f2। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, इतना बोला इन्होंने। अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो बेटा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर मान लोगे, वो भी किसकी मानोगे आप, माइनस का। तो पहले क्या करें, पहले हम संयुक्त जो हमारे पास उत्तल और अवतल है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी फाइंड कर लें। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो 1/f1 तो 10 है, ये तो माइनस का 50 है। अब बेटा से सॉल्व करोगे तो 50 आपका एलसीएम आएगा। जब 50 एलसीएम आएगा तो 5 - 1 यानी कि 4/50, 2 दूनी 4 यानी कि 25 आ गया। तो अगर हम यहां से देखें, एफ की वैल्यू आएगी आपकी 25/2 सेंटीमीटर। और वस्तु कहाँ रखनी है, हमें वस्तु रखनी है, यू का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे। और एफ का मान आपको दिया है 25/2, और आपसे वस्तु यानी कि वी की वैल्यू पूछी है। फॉर्मूला होता है 1/b - 1/u = 1/f। 1/b तो पूछा है तो 1/b रहने दो, 1/f + 1/u। यहाँ पे 1/f की जो वैल्यू है वो बेटा 25/2 है, प्लस, ओ एक मिनट सॉरी क्या हुआ, 25/2, यानी कि उसका उल्टा कर दो, 2 आपके ऊपर पहुंच जाएंगे, 25 नीचे हो जाएंगे, प्लस का 1/25, वो भी माइनस का आएगा बेटा। तो यहाँ पे बेटा 25 आपका एलसीएम आ गया, तो देख रहे होगे 2 - 1 तो 1/v, तो v की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। आपकी दूर अगर कोई वस्तु रखोगे तो आपका प्रतिबिंब में जाके बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कला संबंध पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है आपका, इस पे आ जाओ। लिखा एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, और क्या कहा गया है। अब हमारे पास जो तीसरा वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें आपसे क्या कहा है। पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, देख लें क्या क्या है। लिखा गया है एक द्विउत्तल जो हमारे पास लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं, और आपसे क्या कहा गया और बोला गया है कि 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और आपका बेटा कांच का जो अपवर्तनांक है बेटा वो आपको दे दिया है, कहा गया है कांच का जो आपका अपवर्तनांक है वो 1.5 है। तो आपसे पूछा है कि बताओ लेंस की प्रकृति क्या होगी। हमें लेंस की बेटा प्रकृति बतानी है तो बताते हैं। तो लेंस को इन्होंने क्या किया है, एक द्रव में डुबो रखा है, ठीक है, और कांच का अपवर्तनांक दिया है और द्रव का अपवर्तनांक दिया है। करते हैं, एक फार्मूला हमारे पास होता है 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहां पे हमारे पास जो लेंस दिया है, लेंस हमारे पास दो दिए, तो R1 बराबर और R2 बराबर पहले लिखेंगे कि R1 और R2 कितना है। R1 बेटा आपको दिया है, इसमें क्वेश्चंस में दिया है कि R1 15 है तो R2 30। द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस यानी इस तरह का कोई आपका लेंस होगा तो सीधी सी बात है R1 प्लस में होगा, एक R1 इधर प्लस होता है, इधर वाला एक माइनस में होता है। तो R1 जो दिया है वो आपको दिया है बेटा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। बेटा ये आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, बेटा ये माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों चीजें हमें मालूम पड़ गई हैं। और हमें द्रव का जो अपवर्तनांक दिया है वो दिया है 1.65। ठीक है, तो यहाँ n की जो वैल्यू आएगी वो कांच के सापेक्ष द्रव का 1.65। यहाँ सारी वैल्यू पुट करेंगे और f की वैल्यू बताएंगे कितनी आ रही है। 1/f इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.5/1.65 माइनस 1/15 माइनस 1/13। ये माइनस माइनस यहाँ बेटा प्लस मिल जाएंगे, हो जाएंगे जी। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका 1.65, आपका एलसीएम आएगा 1.5 माइनस 1.65। यहाँ बेटा जी 30 एलसीएम आ गए तो 2 + 1 हो गया आपका। यहाँ आपका बेटा बचेगा 0.15 बटे 1.65। पॉइंट बेटा पॉइंट काट दोगे, ये 3 बटे बेटा 30 हो जाते हैं, तो 3 ढाई के 30 हो जाएंगे। 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी कि जो 1/f आएगा बेटा वो आएगा 1/11 गुणा 1/10। अगर इसको अपोजिट कर दोगे तो बेटा तो f बराबर 110 आएगा बेटा। और तो कुछ यहाँ पे बेटा माइनस बचेगा तो माइनस से साइन लग जाएगा, तो माइनस माइनस, यानी कि माइनस में आपके बेटा कौन सी फोकस दूरी होती, अवतल लेंस की। तो जो हमारे पास संयुक्त लेंस जो प्राप्त होगा बेटा वो कैसा होगा हमारे पास, वो अवतल लेंस प्राप्त होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। परमाणु ये तो कर लोगे, तो आगे हमारे पास है तीसरे का घ वाला। लिखा एक हीलियम नाभिक का को एक मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विघटित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बेटा इसमें न्यूनतम ऊर्जा की हमें पूछिए कितनी आवश्यकता होगी। बेटा बहुत सरल सवाल है, बहुत सिंपल है, देखते हैं बताते हैं कि आप कैसे करोगे। बेटा जब हीलियम नाभिक जब विघटित होता है, हम क्वेश्चन हटा रहे हैं सामने से, ठीक है। हमारे पास जब कोई हीलियम नाभिक यानी 2He4 जो है जब विघटित होता है तो बेटा हमारे पास दो तो प्रोटॉन बनते हैं, दो तो न्यूट्रॉन बनते हैं। तो बेटा ठीक है, तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, यानी कि 2 गुणा प्रोटॉन कर देंगे और 2 गुणा न्यूट्रॉन कर देंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू अभी क्वेश्चन में दी है। प्रोटॉन की बेटा जो वैल्यू दी है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है बेटा वो कितना दिया है इन्होंने 1.00725। ये तो बेटा दिया है हमारे पास प्रोटॉन का मास दिया है, और इन्होंने दिया है न्यूट्रॉन का दिया है 1.00865
5। बेटा ये तो दिया है न्यूट्रॉन का, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, साथ में 1 0, 2 एकम 2। यहां बेटा करेंगे तो आएगा 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 छंग 12 और 1 13, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 0 2। बेटा दोनों को मास आप ऐड कर दो, कितना आएगा 0, 5 3 8, 6 3 9, 7 5 12, 2 1 3, 0.4। ये बेटा आ गया हमारे पास जो हीलियम परमाणु था इसका टोटल मास निकल आया। अब आप क्या करोगे, इसमें से आप क्या करोगे, आप और इन्होंने क्या दिया है, और इन्होंने बोला है 2He परमाणु के द्रव्यमान का जो मात्रक है वो AMU है और इनके मान दे दिए हैं। ठीक है, तो आप बेटा क्या करते हैं, अब हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा एम। डेल्टा एम के लिए क्या करोगे, इनके मास में से जो मास हमारे पास उसका मास माइनस कर देंगे, 2He4 का जो मास है उसको माइनस कर देंगे, तो 4.0329880 माइनस, और इन्होंने लिखा है यहां पर 4.00 और लिखा है 2603। इसको बेटा आप जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो इसका आएगा 0.030 बेटा ये तो हमारे पास आ गया। अगर इसको हमें MEV में चेंज करना है तो आप इसे 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.28 MEV आपका आ जाएगा। यही बेटा आपका आंसर है, MEV यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा यहां तक तो हमने कर लिया है। अब क्या करोगे आप, आपको इस सेट को स्टार्टिंग से करना है, पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है, और ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते 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 हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सिर्फ आज हमने 3 ही क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट वाला लिया है, सेकंड वाला लिया है और थर्ड वाला लिया है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ, उसके बाद सेकंड पार्ट के सारे क्वेश्चंस करने हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ, फिर थर्ड वाले के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या, किसी भी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम पर जाकर वहां पर क्या करेंगे, यूपी बोर्ड फिजिक्स बाय अमन सर डाल देंगे, वहां से आपको हमारे पास मैसेज करने का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे पास अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन या उसको हम वीडियो के माध्यम से जैसा हमें उचित लगेगा वैसा हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आप जो है अब यूपी बोर्ड की परीक्षा का ज़्यादा टाइम नज़दीक ज़्यादा नहीं रह गया है, यानी कि 2 से ढाई महीने आपके पास एवरेज अगर देखने को मिले तो 2 से 2 महीने आपके पास लगभग 2 महीने आपके पास हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट, यानी फिजिक्स का हर सब्जेक्ट के आपको कम से कम एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। जैसा कि हमने आपके साथ फिजिक्स वाला साथ साथ में हम एक सेट लगवा भी रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस चक्कर में हमने क्या किया, वीडियो को एक सेट को 2-2 बार में खत्म कर देते हैं। तो चाहे आप मेरे साथ हल कर सकते हैं या आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर दिक्कत आए उसको हम सॉल्व करवा ही करवाते रहेंगे। आपका एग्जाम अच्छा हो, आशा करते हैं कि आप फिजिक्स में 90+ मार्क्स तक आप पहुंचे। इसके लिए हमें जो मेहनत करनी है हम भी मेहनत करेंगे और आप हमारे साथ मेहनत करने के लिए लगातार लगे रहें। और कोई भी समस्या, कोई भी क्यूरी आप हो तो वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताएं। इसी क्वेश्चन के साथ, इसी अपनी अंतिम बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।